तो चलो फिर आज जो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया, दोनों को हम लोग समझने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही हैं, तो दोनों को हम लोग एक संग ही समझेंगे। देखो इसके पहले फोर्स वगैरह सारा समझा दिया गया था। क्यों समझाया गया था? क्योंकि अब मेरा काम लगने वाला है यहाँ पे। अब उसको हम लोग यहाँ समझेंगे किस तरह से मेरा फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है, या किस तरह से हमको फोर्स इफेक्ट कर रहा है। तो देखो पहला आ रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, उसके बाद बताता हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट it will be in a state of rest, or if in motion it will be in a state of motion until and unless an external force is applied to change its state। मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा। ये कब तक रहेगा? जब तक आप इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये मेरा क्या था, पहला लॉ था, और इस लॉ को अब हम समझते अच्छी तरह से। जैसे देखो मेरे हाथ पे क्या होता है, ये मार्कर रखा हुआ है। ये मार्कर सालों साल ऐसे ही रखा रहेगा अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा के इसको इस पोजीशन से हटा ना दें। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक मेरा मार्कर जैसा था बिल्कुल वैसा रखा रहेगा, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। या सपोज करो आप साइकिल चला रहे हो, एक पैडल दिए, आप पैडल दिए, आपका साइकिल क्या हुआ, पैडल लगा किस कारण? फोर्स के कारण। चलो ठीक है, लगा दिया आप। अब क्या हो गया, साइकिल मोशन में आ गया। अगर आप सपोज करो साइकिल पे एक्सटर्नल और कोई फोर्स ना काम करे, कोई भी फोर्स ना लगे, तो अगर एक बार आप साइकिल चला दिया, अब आपको पैडल देने की जरूरत नहीं है, आपका साइकिल चलता चला जाएगा। आप 10 किलोमीटर जाओ तब भी साइकिल नहीं रुकेगा, आप 50 किलोमीटर जाओ फिर भी साइकिल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि अगर फोर्स ना लगे तो नहीं रुकेगा। हाँ फोर्स, फिर आप बोलोगे सर साइकिल तो रुक जाता है, रुकता है, क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि आपके साइकिल के टायर और ग्राउंड के बीच में फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? मींस फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहता है। बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होता है, रुक जाता। आप बोलोगे सर हम तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं। आप नहीं लगा रहे हो, इसके बावजूद भी रुक रहा है, मींस लग रहा है फोर्स। इसी कारण क्या हुआ, साइकिल रुक गया। अगर नहीं लगे फोर्स तो फिर आप एक बार अगर मोशन में आ गया तो ये फिर रुकेगा नहीं, ये मोशन में कंटिन्यू मोशन करता रहेगा, ये रुकने का कोई इसका ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट लॉ। फिर से एक बार बोल दे, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक आप एक फोर्स अप्लाई करके उसके स्टेट चेंज करने के लिए उसको कंपेल ना कर दो। अब देखो जरा सा, तो फिर यहां से हमको जो समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, तो यहां से हमको दो चीजें समझ में आया और दो चीजें हमको पढ़ना है। तो यहां से देखो फर्स्ट लॉ से अगर आप देखोगे अच्छी तरह से, तो यहां से हमको दो डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगा, और उन दोनों चीजों को हम एलॉबरेट करेंगे, और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स को भी हम एलॉबरेट करेंगे। आप बोलोगे क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो यहां से पहला जो पढ़ने को मिला, ये मिला हमको कौन सा, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। किसका? इनर्शिया। तो इनर्शिया का हमको आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। और दूसरा जो हमको पढ़ने को मिलेगा वो कौन सा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमको पढ़ने को मिलेगा, फोर्स। ये दो चीजें हमको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से पढ़ने को मिलेगा, या न्यूटन्स के, आप ऐसे ही बोल सकते हो, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम इन दोनों पॉइंट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं दिए दो पॉइंट मिलकर ही क्या करते हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को कंपोज करता है। तो ये दोनों पॉइंट हम सीखते हैं, और इसके संग संग कुछ एग्जांपल्स भी सीखेंगे। तो देखो जरा सा, आपको डेफिनेशन से बताया था कि हमको जो फर्स्ट लॉ है ये दो पार्ट में समझना है। यहां से हमको दो तरह के डेफिनेशन मिलेंगे। पहला तो मिलेगा हमको इनर्शिया का, दूसरा मिलेगा फोर्स का। तो पहले हम इनर्शिया समझ लेते हैं, उसके बाद फिर फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, और कैसा प्रॉपर्टी, इनहेरेंट, मतलब क्या, ये इनबिल्ट है, ये बाहर से नहीं आ रहा प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि आप कुछ फोर्स बाहर से अप्लाई किए या कोई एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइड करे, नहीं, ऑब्जेक्ट की खुद की एक प्रॉपर्टी जिसके कारण ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, इनर्शिया। लिख भी दिया हूं क्या, तो प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच
इट टेंड्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस इनबिल्ट, याद रखिएगा ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नली नहीं आया इसके अंदर। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण ये स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में अगर है तो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, उसको आप क्या बोलते हो, इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप समझ गए होंगे यहां से। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके उसके स्टेट को चेंज ना कर दें। मार्कर रखे हुए हैं, मार्कर ये रेस्ट में रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक हमने देखो हमने फोर्स लगा और इसको यहां से पिक करके उठा लिया। तो जब तक देखो ये तब तक रेस्ट में था जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया था। अभी हम फोर्स लगाए, देखो अपने प्लेस से मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम फोर्स लगाए, ये यहां से क्या किया, पिक कर लिया हमने, यहां से उठा लिया, इसके पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको आप क्या बोलते हो, स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके इसके स्टेट को चेंज ना कर दो। सेम वे में आप बात करते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, डेफिनेशन में पढ़ दो, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन it will be in a state of motion until and unless an external force is applied to change its state। मतलब अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और कब तक रहेगा, जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करके इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हो, अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। अब बोलो कब तक कोशिश करेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे आप जब चला रहे होते हो तो ग्राउंड और टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स देखो, अगर आप पैडल नहीं लगाते कुछ देर के बाद ये आपका स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है, ये मोशन रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब बोलो अगर नहीं लगता तो नहीं लगता तो रेस्ट में नहीं आता, जैसा था वैसा ही मोशन करता जाता। तो देखो ये इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन तो कंप्लीट हो गया। अब हमको एक चीज और समझना है, क्या इनर्शिया और मास के बीच में क्या कोई कॉम्बिनेशन है? हाँ बिल्कुल। देखो मास के बिना आप इनर्शिया को नहीं स्टडी कर सकते। अगर आपको इनर्शिया समझना है तो आपको मास पूरी तरह से समझना होगा और मास के संग इनर्शिया को समझना होगा, अदरवाइज आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। आप बोलो कैसे, देखो मास एंड इनर्शिया का हम बात करते हैं। मास एंड इनर्शिया, इनर्शिया देखो मास एंड इनर्शिया ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को एक दूसरे के बिना बात नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, देखो बिकॉज ऑफ मास क्या होता है, इनर्शिया आपके पास है और जितना मास होगा, मास एंड इनर्शिया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया या इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब कैसे, अगर सपोज करो मास आपके पास कम है तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं, आपके पास 2 kg का एक वेट रखा हुआ है ना, तो 2 kg का अगर एक मास रखा हुआ है, वेट बोलते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मास ही समझो। तो 2 kg का एक आपके पास मास रखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर फोर्स डालना चाहो तो बहुत क्लियरली आप बहुत इजीली उसके ऊपर फोर्स डाल के उसको हटा सकते हो, पिक कर सकते हो, पोजीशन को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ा सा एक स्टोन, इतना बड़ा सा एक स्टोन आपके पास डाल दे, आप बोले इसको मूव कराओ, तो क्या मूव करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। बहुत ज्यादा फोर्स लगना आपके ऊपर। अब बोलो क्यों लगना बहुत ज्यादा फोर्स? मास बहुत ज्यादा हो गया, इसके इनर्शिया क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और उस इनर्शिया को चेंज करने के लिए आपको फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, एक ट्रॉली लेते हैं। एक खाली ट्रॉली को अगर आपको मूव कराना हो, आप बहुत इजीली मूव करा लोगे। या आप ऐसे समझ लो, अगर एक पूरा भरा हुआ ट्रॉली दे तो भरा हुआ ट्रॉली को मूव कराने के लिए क्या आप उतना ही स्मूथली मूव करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। क्यों? दोनों ही कंडीशन में देखो जरा सा, आप जब खाली ट्रॉली की बात करें तो वहां क्या था, वहां मास कम था, तो आपने क्या किया, फोर्स कम लगा, उसका इनर्शिया कम था, तो आपने इजीली मूव करा दिया। लेकिन अब अगर ट्रॉली भरा हुआ है तो वहां क्या हो गया, इनर्शिया ज्यादा हो गया। अब उसको मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसके अपोजिट में आओ, ये तो रेस्ट की बात हो गई। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर बात करें, अब अगर आपके पास खाली ट्रॉली है और ट्रॉली मूव कर रहा है, उसको अगर आपको रोकना है, आप इजीली रोक लोगे। कम फोर्स लगना आपको। क्यों कम फोर्स लगना है? क्योंकि खाली है, मास कम है, तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर एक भरा हुआ ट्रॉली है और ट्रॉली मेरे तरफ आ रहा है, ट्रॉली मूव किए जा रहा है, अब उस ट्रॉली को अगर रोकना है
तो फिर क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगना है। क्यों ज्यादा फोर्स लगना है? क्योंकि उसकी इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी मास ज्यादा है, इसीलिए उसकी इनर्शिया ज्यादा है। तो ये रहा आपका मास एंड इनर्शिया के बीच में रिलेशन। कंप्लीटली समझ जाओ, अगर मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम। तो चलो अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो बता दिया गया, अब एग्जांपल्स करते हैं। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पहला क्या है, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। अब देखो ट्रेन में आप खड़े हो, ट्रेन अचानक से चल पड़ा। देखो ट्रेन तो मोशन में आ गया। अब होता कैसे है कि ट्रेन में जब आप खड़े थे तो उस समय क्या था, ट्रेन एंड आप दोनों के दोनों किस में थे, रेस्ट में थे। अचानक से ट्रेन मोशन में आ गया तो आप तो अभी रेस्ट में हो। लोअर पार्ट जो आपके पास बॉडी है वो क्या हो गया, मोशन में आ गया। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो था वो अभी भी क्या है, रेस्ट में है और रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ गया तो आप क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ आप क्या होगा, गिरने लगोगे। तो ये पहला था। इसी तरह से सबका देखो जरा सा, When a hanging carpet, अब एक कारपेट आप लटका दिए हो, उसको आप स्टिक से क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो, पीट रहे हो। पीटने पे होता है क्या, देखो डस्ट नीचे गिरना स्टार्ट होता है। अब आप बोलो कैसे डस्ट गिरना स्टार्ट होता है? देखो इनिशियली आपके पास कारपेट एंड डस्ट दोनों के दोनों कैसे पोजीशन में थे, रेस्ट पोजीशन में थे। जैसे ही आपने स्टिक से कारपेट को पीटना स्टार्ट किया, हुआ क्या कि आपके कारपेट का वो एरिया जो स्टिक के कांटेक्ट में आया तो वो क्या आ गया, मींस इनर्शिया ऑफ मोशन में सेट हो गया। लेकिन डस्ट जो था बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपने पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन एक पोजीशन में रहने की कोशिश तो करेगा लेकिन वहां पे कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं उसको, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसी तरह से देखो आपके पास एक थर्ड एग्जांपल भी है। आप जब जब पेड़ पे फल लगा हुआ है उसके ब्रांच को जो आप सेक करते हो तो क्या होता है, फल नीचे की तरफ गिर जाएगा, फ्रूट क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्यों? देखो होता है क्या, इनिशियली अब सभी एग्जांपल को आप एक ही तरीके से लिखोगे, 2 या 3 लाइन में खत्म कर देना आंसर। 1 या 2 मार्क्स का, मैक्सिमम 2 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज 1 मार्क्स का ये सारा आंसर आएगा। तो आपको उतना ही लिखना है, उतना ही बता भी रहा हूं आपको। तो होता है क्या, आपके पास जो ब्रांच और फ्रूट दोनों के दोनों कैसे थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थे। लेकिन सडनली आपने क्या किया, ब्रांच को सेक करना स्टार्ट किया। सो ड्यू टू दैट आपका ब्रांच जो था वो क्या हो गया, मोशन में तो आ गया, लेकिन आपका जो फ्रूट था अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट पोजीशन को ही अटेंड करने की कोशिश करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। सेम देखो जरा सा, एक आपके पास जब कैरम आप लोग सभी खेलते होंगे तो वो कैरम में क्या होता है, एक ऐसा होता है कि हम लोग एक के ऊपर एक क्या करते हैं, कॉइन को पाइल अप कर लेते हैं और उसके बाद फिर खेलते हैं कौन कितना कॉइन ले सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप अगर जोर से हिट करो तो नीचे वाला जो कॉइन है आपके पास वो आपका निकलता है और बाकी के कॉइन जो है सेम पोजीशन पे फिर से क्या होता है, वैसे ही आ जाता है। ऐसे क्यों होता है? देखो जब आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स कहां लगा, नीचे वाले कॉइन पे लगा और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स आपका जो नीचे वाला कॉइन था इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ क्या हो गया, मोशन को अटेंड कर लिया। लेकिन बाकी जो कॉइन था अभी भी कैसा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ही अटेंड करने की कोशिश करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे नीचे वाला कॉइन गया भी तो ये क्या होगा, सारे के सारे कॉइन क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। हाँ लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपका मोशन अगर स्लो होता है, जैसे सपोज करो आपने स्ट्राइकर से हिट किया और हिट करने के बाद आपके कॉइन क्या हो गया, सडन स्पीड में क्या हो गया, बाहर नहीं निकला। तो सडन स्पीड में अगर बाहर नहीं निकला तो क्या होगा, जो मोशन में सेट होगा ये क्या होगा, धीरे धीरे मोशन में सेट होगा और ये मोशन क्या हो जाएगा, अपर पोर्शन में भी धीरे धीरे सेट हो जाएगा। और उस समय देखो कि सारा का सारा कॉइन क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन पे इंटैक्ट नहीं होगा, ये सारे के सारे पोजीशन में क्या होगा, नीचे कॉइन जो है नीचे गिर जाएंगे, मतलब उनके अंदर भी मोशन आ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि एट सडन अचानक से मोशन में आनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पोर्शन मोशन में आनी चाहिए, बाकी का पोर्शन क्या होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए। चलिए तो फिर इनर्शिया ऑफ मोशन का बात कर लेते हैं। अब देखो मोशन में क्या होता है कि देखो मोशन को एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेन बहुत सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पे क्या होता है, आप ट्रेन हो, बस हो, एथलीट हो, जो भी हो, इनिशियली क्या करता है, आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन में रहेंगे। जैसे ही मोशन मेरा स्टॉप होता है बाय अप्लाइंग फोर्स, आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बॉडी या पर्टिकुलर सेक्शन क्या हो जाएगा, वो तो रेस्ट में आ जाएगा और बाकी का जो सेक्शन है वो क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा। तो इसी थ्योरी के हिसाब से हमको क्या करना है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। देखो पहला, व्हेन अ पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन,
ही फॉल्स डाउन। क्यों फॉल कर जाता है? देखो जरा सा, अब ट्रेन से नीचे आओ या चलता हुआ अगर बस आपका रनिंग है, वहां से आप अगर नीचे उतरते हो फिर भी आप गिर जाते हो। क्यों गिरते हो? लेकिन फिर देखो आप जरा सा एक और चीज आप नोटिस किए होगे, ट्रेन में अगर आप देखे होगे तो ट्रेन में क्या होता है, वेंडर्स लोग सामान बेचने आते हैं और वो लोग क्या होता है, मूविंग ट्रेन से बहुत इजीली क्या होता है, नीचे उतर जाते हैं और आराम से स्टेबल रहते हैं, सामान भी हाथ में होता है। होता क्या, देखो जब आप ट्रेन से नीचे आते हो मूविंग ट्रेन से, तो आप ट्रेन के संग संग आपका होल बॉडी किस में है, मोशन में है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेन या बस से आप नीचे आए, जैसे ही आप ग्राउंड पे आए, आपका जो लोअर पोर्शन था वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन वाइल द अपर पोर्शन ऑफ योर बॉडी विल क्या हो जाएगा, टेंड्स टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। अभी हुआ क्या, देखो लोअर पोर्शन मेरा रेस्ट में, अपर पोर्शन मोशन में। अपर पोर्शन आगे की तरफ जाना चाहेगा, लोअर पोर्शन मेरा इंटैक्ट रहना चाहेगा सेम पोजीशन पे। बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है, आप सामने की तरफ क्या होता है, गिर जाते हो सेम। लेकिन देखो जरा सा, आप वेंडर्स लोग को देखे होगे तो वेंडर्स लोग क्या होता है, जैसे वो ट्रेन से उतर रहा होता है वो पीछे की तरफ क्या करता है, थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर देता है। वो संग संग रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग की तरफ हम लोग क्या हो गए, उतरते हैं जब ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से क्या होता है, तुरंत स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गए। लेकिन वेंडर्स क्या करता है, जब मूविंग ट्रेन से उतर रहा होता है तो अपने बॉडी को क्या करता है, मोशन में रखता है। बिकॉज ऑफ दैट वो इजिली क्या होता है, मूविंग ट्रेन से भी नीचे उतर पाता है, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के संग संग जब वो नीचे आ रहा था उस समय भी वो मोशन में ही था। दूसरा देखो जरा सा, एक कार जब स्टॉप होता है, मूविंग कार जब सडनली स्टॉप होता है तो जो भी पैसेंजर है सामने की तरफ झुक जाता है। बस में भी आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। होता कैसे, समझा दो आपको। जब आपका कार जब मोशन में था तो कार के संग संग आपका होल बॉडी किस में था, मोशन में था। लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ और फोर्स एप्लीकेशन के कारण आपका जो कार था वो किस में आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गया, रेस्ट पोजीशन को अटेंड कर लिया। अब क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में तो आ गया, तो आपका जो लोअर पोर्शन जो बॉडी था, जो आपके कार के कांटेक्ट में था, वो तो कार के संग रेस्ट में आ गया। वाइल द अपर पोर्शन अभी भी क्या होगा, मोशन में रहने की कोशिश करेगा और ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, आप सामने की तरफ झुक जाते हो, गिर जाते हो। तीसरा पॉइंट देखो जरा सा मेरे पास क्या होता है, अगर कोई एथलीट क्या कर रहा है, मीन्स लॉन्ग जंप कर रहा है, तो लॉन्ग जंप के पहले क्या होता है, थोड़ा सा दौड़ता है। पहले क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है, थोड़ा सा दौड़ता है, उसके बाद वो लॉन्ग जंप करता है। क्यों करता है? देखो होता क्या है कि अगर वो पहले से पीछे की तरफ गया, अगर थोड़ा सा दौड़ता है, उसका बॉडी किस में सेट हो गया, मोशन में सेट हो गया, और उस समय फिर क्या होता है, इसके बॉडी को और आगे एग्जीक्यूट करने में क्या होता है, इसको बहुत आसानी मिलती है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल आता है क्या, देखो ये अच्छी तरह समझना, ये कभी कभी क्या होता है, मिस आता रहता है, ऑफन आता रहता है ये। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड। अभी देखो, अभी तक बात कर रहे थे क्या कि इनर्शिया ऑफ मोशन में था, वहां अगर कुछ एक्टिविटी होता है, रेस्ट मोशन वाली बात हो रही है। यहां क्या बोलता, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, बस में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए हो, आप यहां से क्या हुआ, बॉल को ऊपर फेंके, किसी भी चीज को ऊपर फेंके, फिर से आपके हाथ नहीं आया। ये तो थोड़ा सा सुनने में अजीब नहीं लग रहा कि आप अगर फेंक रहे हो तो ट्रेन तो आगे चला गया, आपका बॉल तो पीछे चला जाना चाहिए था। सपोज कर आपने फेंका, अब जब तक हवा में आया आपका बॉल, तब तक तो ट्रेन आगे चला गया, तो आपका बॉल तो पीछे चले जाना चाहिए था। ऐसा क्या हो रहा है? आप बोलोगे ना, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? कि आपका जो रिलेटिव पोजीशन है पर्सन का और बॉल का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अच्छी तरह समझो, रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पर्सन एंड द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो जब पर्सन एंड बॉल दोनों के दोनों रिलेटिव है किसके संग, ट्रेन के संग, और दोनों के दोनों ट्रेन के संग मोशन में है, तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास पर्सन अगर मोशन में है तो आपके पास बॉल भी मोशन में है, तो जितना पर्सन डिस्टेंस कवर करा उतना ही डिस्टेंस आपका बॉल भी कवर करा, तो दोनों के दोनों क्या होगा, सेम पोजीशन पे रहेंगे और आपका बॉल क्या होगा, जैसा था पर्सन के हाथ में ही आने वाला है। अब देखो पहला पोर्शन, देखो इनर्शिया का जब आपको समझाया गया था, फर्स्ट लॉ समझाया गया था, तो वहां फर्स्ट लॉ का हम लोगों ने दो डेफिनेशन वहां से ऑब्टेन करा था। पहला जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, और जो सेकंड था डेफिनेशन ऑफ मींस क्या होता है, फोर्स। तो इनर्शिया तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, सारा कंप्लीट। अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन मींस क्या होता है, अब दूसरा बात करते हैं फोर्स की। देखो फोर्स कैसा है, देखो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अगर सेकंड पार्ट को हम ऑब्जर्व करें तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन विल क्या हो जाएगा, चेंज ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल एजेंट इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट।
आप जब तक एक्सटर्नल एजेंट आप अप्लाइड नहीं करोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन पे, तब तक आपका मोशन चेंज नहीं होगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट, आप क्या बोले थे, एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण ही आपका स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। मतलब देखो अब यहां से समझ में आ गया, मतलब एक ऐसा एजेंट जिसके कारण स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। तो आपको फोर्स का डेफिनेशन भी तो हमने ये लिखाया था, याद है ना, लास्ट वीडियो में जो आपको फोर्स कराए थे उस वीडियो में क्या समझाया गया था कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इज अ फिजिकल कॉज which when applied on an object it changes or tries to change state of rest, motion, configuration, shape, size। तो यहां तो आपका क्या हो रहा है, मोशन को तो चेंज कर रहा है। मोशन को कौन चेंज कर रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंट जिसके एप्लीकेशन से ये स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। तो इस एक्सटर्नल एजेंट को आप क्या बोलोगे, फोर्स। तो फिर यहां से फोर्स का डेफिनेशन क्या मिला, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इज एन external agent which when applied on an object it changes its state of rest or motion। मतलब यहां से फिर फोर्स का डेफिनेशन क्या मिला, एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज जिसके लगने से आपका स्टेट ऑफ रेस्ट और या स्टेट ऑफ मोशन आपका चेंज हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, फोर्स। तो ये देखो आपका फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जितने भी चीजें था सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अब अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना।